गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। टॉपिक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है। अयोध्या का जो बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि उनका कोई भी लॉयर जो है वो उन 8 लोगों को डिफेंड नहीं करेगा जो जिन्होंने राम टेम्पल डोनेशन फंड्स में चोरी की है, और कहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा कोई लॉयर तो उसके ऊपर 5 लाख का फाइन लगाया जाएगा। अब इंडिया में जो है राइट टू लीगल डिफेंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है एक अक्यूज्ड पर्सन का राइट टू बी डिफेंडेड। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में फंडामेंटल राइट दिया गया है कंसल्ट और डिफेंड करवाने का लीगल प्रैक्टिशनर से एक अरेस्टेड पर्सन को। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। सिमिलरली आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है राइट टू अ फेयर ट्रायल एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऐसे ही एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है आर्टिकल 39A में कि इंश्योर करो जस्टिस जो है वो किसी सिटीजन को डिनाई ना हो। अब अगर हम इन्हें इकट्ठे पढ़ें तो ये प्रोविजंस जो है फाउंडेशन है हमारे अक्यूज पर्सन के राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन का। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है जो स्टैट्यूट है वो कहता है कि एडवोकेट जो है वो बाउंड है एक्सेप्ट करना कोई भी ब्रीफ कोर्ट्स में या ट्रिब्यूनल्स में उस फीस से के एक्सचेंज में जो उसे लगता है उसकी स्टैंडिंग और नेचर ऑफ द केस को डिटरमिन करती है। अब रूल्स जो है वो रिफ्यूज़ल जो है वो सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ही अलाउ करते हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस सिर्फ इंडिविजुअल एडवोकेट पर ही अप्लाई होंगे, कोई बार एसोसिएशन इसमें जो है उसके पास कोई पावर नहीं है कलेक्टिवली बैन करने की अपने मेंबर्स को। तो ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार। साल 2006 में एक लॉयर और एक पुलिस पर्सोनल के बीच में जो है वो कन्फ्रंटेशन हुई, तो लोकल बार एसोसिएशन ने कहा कि कोई भी मेंबर जो है वो पुलिस पर्सोनल को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस पर्टिकुलर, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इसे अनप्रोफेशनल कहा। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रांगली वर्डेड वर्डिक्ट दिया इसके अगेंस्ट कि ऐसे जो रेजोल्यूशंस होते हैं बार एसोसिएशन के वो इलीगल होते हैं। ठीक है। 2014 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक फेयर ट्रायल जो है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है क्रिमिनल प्रोसीजर का, और कहा कि फेयर ट्रायल जो है वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज, विक्टिम और सोसाइटी को। ठीक है। और भी कई केसेस हैं, जैसे अजमल कसाब केस था, फिर दिल्ली गैंगरेप केस था, उसमें ऐसे जब रेजोल्यूशन आए थे बार एसोसिएशन द्वारा तो कोर्ट ने उन्हें डिनाई किया। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बार कोई ट्रेड यूनियन नहीं है, वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस का एक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे रेजोल्यूशन जो है वो वायलेट करते हैं राइट्स अक्यूज के भी और विक्टिम्स ऑफ क्राइम के भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं E20 पेट्रोल। टॉपिक एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अपना ट्रांजिशन E20 पेट्रोल को लास्ट ईयर ही कंप्लीट कर लिया है, 5 साल पहले ही जो ओरिजिनल डेडलाइन थी। अब जो ये रैपिड पुश किया जा रहा है हायर एथनॉल ब्लेंड का, इससे कई जो है यूज़र्स वो वरिड है माइलेज के लिए और इंजन डैमेज के पॉसिबिलिटी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कोई न्यू जो है वो गेम है इंडिया का। तो पहले ही जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2009 में आई थी, जिसमें 20% एथेनॉल टारगेट 2017 तक अचीव करना था, लेकिन उस समय सरकार ने ऐसा जो है वो कर ही नहीं पाए और ये टारगेट डिले होता होता कई सालों तक डिले होता रहा। उसके बाद जो ब्लेंडिंग लेवल जो है वो अब हम रैपिडली जंप कर चुके हैं। एथेनॉल कंटेंट जो है पेट्रोल में 10% से बढ़कर 20% विद इन जस्ट 3 ईयर्स हो चुका है। ओरिजिनली प्लान था कि वो अगले 8 सालों में होगा, लेकिन उसे पहले ही कर लिया गया। फ्यूल एफिशिएंसी एक सेंट्रल है इंडिया के कार बाइंग डिसीजन में, तो माइलेज एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है यूज़र्स के लिए। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं हायर एथेनॉल ब्लेंड से? एक जेन्युइन मेजरेबल ड्रॉप देखने को मिलता है माइलेज में जब उसे हायर एथेनॉल ब्लेंड्स अगर आप फ्यूल यूज़ करते हो, तो लगभग 30% तक की माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता है अनअडेप्टेड व्हीकल्स में। मतलब अगर आपका एथेनॉल कंपैटिबल व्हीकल नहीं है तो आपके 30% तक लेस माइलेज आएगी। अब व्हीकल पार्ट का डैमेज भी हो सकता है ओल्ड व्हीकल पार्ट्स में। ठीक है, अगर आपका पुराना व्हीकल है तो उसमें क्या होता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है इथेनॉल, तो मतलब ये वाटर अट्रैक्ट कर सकता है, तो उसकी वजह से जो है आपके पुरानी जो है व्हीकल्स वो डैमेज हो सकती हैं। अब इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि अनलाइक ब्राज़ील कंज्यूमर्स को चॉइस नहीं दी जा रही है इथेनॉल ब्लेंड्स को चूज़ करने की। अब ब्राज़ील में तो है कि डिस्काउंट भी दिया जाता है हायर एथेनॉल ब्लेंड्स पर, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है। अब इथेनॉल की जो है हम क्यों क्यों ब्लेंडिंग कर रहे हैं अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो? एथेनॉल जो है उसका सिंपल कार्बन चेन है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ये, और इसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है। ठीक है, अराउंड 108 होता है, और ये फेवर्ड होता है हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स में,
बिकॉज इसकी एंटी नॉक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हायर पावर पोटेंशियल होता है, बेटर कूलिंग इफेक्ट देता है ये हायर लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन से। अब जो ये इसकी हायर R1 वैल्यू है, इसको जो है अगर हम न्यू इंजन डिज़ाइन करें और एज़ कम्पेयर टू जो है पुराने, तो ये ज़्यादा बेटर माइलेज भी दे सकते हैं हायर एथेनॉल ब्लेंड से। लेकिन ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो एक तरह से फ्यूचर पॉसिबिलिटी है ये। तो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी जो आ रही है, वो असली आ रही है जो ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अभी तक एथेनॉल जो है कंप्लाइंट इंजन ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सर्टेन फ्यू मैन्युफैक्चरर्स। तो गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि E20 से मूव होकर E25 की तरफ जाए, ठीक है। E85 तो आ चुका है ऑफकोर्स, लेकिन वो 20 रुपये सस्ता होगा एज़ कम्पेयर टू E20। अब याद रखो E85 नॉर्मल व्हीकल्स के लिए नहीं है, वो फ्लैक्स फ्यूल इंजन के लिए है। लेकिन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है उनका कहना है कि जब हम E20 से E25 की तरफ अगर हम जंप करेंगे तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एज़ कम्पेयर टू E10 से E20 का जो ट्रांजिशन था, ठीक है, खासकर ओल्ड इंजन्स के लिए और टू व्हीलर्स के लिए। इसमें उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क करना पड़ेगा अराउंड इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम्स ड्यूरेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस और मटेरियल कंपैटिबिलिटी। अब हमें ब्राज़ील से क्या सीखना चाहिए? उनका जो इथेनॉल प्रोग्राम था 1970s में शुरू हुआ, ब्राज़ील ने एक जेन्युइन अल्टरनेटिव दिया फ्यूल इकोसिस्टम में, और लगभग हर पेट्रोल पंप पर वहाँ पर इस टाइम पर कंज्यूमर्स को चॉइस है कि वो ब्लेंडेड पेट्रोल ले सकते हैं या फिर E100 ले सकते हैं। अब ब्राज़ील जो है उसने सक्सेसफुली फ्लेक्स फ्यूल कार्स को भी प्रमोट किया, और E100 जो कार्स हैं वो 25 से 35% वहाँ पर चीपर फ्यूल उन्हें मिलता है एज़ कम्पेयर टू लोअर ब्लेंडेड पेट्रोल। प्राइस इंसेंटिव्स जो है उन्होंने वहाँ पर फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर देकर ह्यूजली पॉपुलर कर दिया है फ्लेक्स फ्यूल कार्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो रैंकिंग है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में, वो स्लिप होकर 125 स्पॉट पर आ चुकी है। अब ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स जो है, ये पासपोर्ट्स को रैंक करता है ईज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल पर ही नहीं सिर्फ, बल्कि जो उससे बेनिफिट्स मिलता है लिविंग पर, वर्किंग पर, इन्वेस्टिंग पर, ठीक है। इसे ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस पब्लिश करता है, क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड होता है ये। और इस बार जो है स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ये कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सामने आए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडिया हैंडमेड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया हैंडमेड जो है, इंडिया का ट्रेडिशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए बनाया गया एक डिजिटल इकोनॉमी का टूल बनकर सामने आया है। अब इंडिया हैंडमेड जो है एक गवर्नमेंट बैक डेडिकेटेड डिजिटल मार्केट प्लेस है, जो इंडिया के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस को ऑनलाइन इकोनॉमी से जोड़ रहा है। अब इसको बनाया किसने? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए इसे बनाया है, और इसका मेन मोटिव है कि ये एक प्लेटफॉर्म दे इंडियन हैंडलूम वीवर्स को और हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस को कि वो अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर सके, और वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच सके बिना किसी इंटरमीडियरीज की डिपेंडेंस पर। सेलर्स को इक्विप किया जाता है डिजिटल टूल्स के साथ, और ग्रेटर ऑनलाइन विजिबिलिटी मिलती है उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो चीफ लेबर कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन है, वो लेबर वेलफेयर को स्ट्रेंथन कर रही है सस्टेन्ड अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू। तो चीफ लेबर कमिश्नर एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर। इसको रॉयल कमीशन ऑन लेबर इन इंडिया द्वारा के रिकमेंडेशंस पर 1945 में सेटअप किया गया था। इसकी मेनली ड्यूटीज़ होती हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करना, प्रिवेंट करना, लेबर लॉज इन्फोर्समेंट करना, प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली रिव्यू किया है प्रोग्रेस ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो NHLML इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये 100% ओन्ड कंपनी है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। रिस्पॉन्सिबल है ये इनिशिएटिव्स लेने के लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और असेट मोनेटाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चांगपा कम्युनिटी। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने डिसीजंस लिए हैं इंप्रूव करने के लिए लाइवलीहुड्स ऑफ इंडिजिनस चांगपा पेस्टोरल कम्युनिटीज़। चांगपास जो है वो सेमी नोमैडिक पीपल है जो चांगथांग रीजन में रहते हैं, ट्रांस हिमालय के। ये एज शेफर्ड्स फेमस हैं अपने वर्ल्ड क्लास पश्मीना गोट्स जो है के लिए। ये पिछले कई दशकों से, इनफैक्ट कई सेंचुरीज से, और इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, अदरवाइज ये बुद्धिस्ट हैं, ओके।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं महाबोधि टेम्पल। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। जो महाबोधि टेम्पल है उसे 2 करोड़ के आसपास डोनेशन आई है पिछले 6 डे सेंसस ऑफ डोनेशन बॉक्सेस में पाया गया है। महाबोधि टेम्पल एंशिएंट बुद्धिस्ट टेम्पल है, बोध गया बिहार में लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ निरंजना रिवर। वन ऑफ द 4 मोस्ट सेक्रेड साइट्स है ये बुद्धिज्म की। इसके अलावा ऑफ कोर्स लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर है। ओरिजिनल टेम्पल जो है वो मौर्यन एम्परर अशोका ने बनाया था। टेम्पल को हैवीली रिस्टोर किया गया 19th सेंचुरी में म्यांमार बुद्धिस्ट द्वारा। उसके बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी इसे जो है वो रिस्टोर किया और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है 2002 से। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is right to legal representation. This topic is important for your polity section. So Ayodhyabad Bar Association has announced that none of its lawyers would defend 8 persons who are accused in an embezzlement of Ram Temple donation funds. And they are saying that they would impose a fine of 5 lakh rupees on any lawyer who chooses to represent the accused. So Indian Constitution provides strong protection for any accused person's right to be defended under Article 22 Clause 1, 14, 21, 39A. And these provisions form the foundation of an accused person's right to legal representation. Okay, so basically they are fundamental rights. So Bar Council of India's Standards of Professional Conduct and Etiquette also states that an advocate is bound to accept any brief in courts or tribunals at a fee suited to their standing and the nature of the case. Rules, of course, allow for refusal in special circumstances, but the Uttarakhand High Court in 2019 clarified that these special circumstances apply only to an individual advocate and not to the Bar Association. The Bar Association does not have the power to collectively ban all of its members from representing a particular accused. So it has happened in the past also. In 2006, the confrontation was there in between a lawyer and police personnel in Coimbatore. At that time, Madras local Bar Association passed a resolution that none of its members would represent the accused police personnel, but the Madras High Court called this unprofessional and the matter reached Supreme Court, and even the Supreme Court delivered a strongly worded verdict that such resolutions are wholly illegal. Okay. In 2014 also, Supreme Court reiterated that a fair trial is the central objective of any criminal procedure, and it held that fair trial protects the interest of not just the accused but the victim and society together. So similar resolutions we saw in previous cases like in Ajmal Kasab case, Delhi gang rape case of 2012. Okay, so Bar is not a trade union, remember this. It is just an institution of a constitutional significance, and courts have repeatedly said that such resolutions violate the right of both the accused and the victims of crime. Okay, because they compromise the fairness of the trial process itself. So the next topic is E20 Patrol. This topic is important for your economy and environment section. So India has completed the transition to E20 Patrol, and it has been achieved last year, which is basically 5 years ahead of the 2020 deadline. So this rapid push towards higher ethanol blending has left many motorists worried about reduced mileage and possible engine damage, especially owners of older vehicles. So this is not the first time that India has thought about ethanol. In fact, the first national policy on biofuels came in 2009, and it had set an indicative target of 20% ethanol blending by 2017. But the then government delayed it for various reasons over the years, and ethanol content in petrol doubled from 10% to 20% within just 3 years recently. So this was originally planned to happen gradually over 8 years. So here the problem lies. Okay, this rapid transformation towards E10 to E20 has caught many automobile manufacturers by surprise. Okay, and fuel efficiency has been central to Indian car buying decisions. Mileage remains a key consideration. So there is a genuine and what are the problems with higher ethanol blends? There is a genuine and measurable drop in mileage when using higher ethanol blends. Ethanol has a lower calorific value than petrol, causing about 30% less mileage in unadapted vehicles. Apart from that, there is also a risk of vehicle part damage. Ethanol is hygroscopic, which means that it attracts and holds water molecules from its surroundings, and this property raises concerns about corrosion in older vehicle parts. Ethanol also burns at higher temperature than petrol, so therefore cars become harder to start on cold winter mornings. In India, there is a problem like we have seen that in Brazil, consumers can choose between different ethanol brands, but Indian motorists do not have such a choice. Law mandates
price discount for higher ethanol blends in Brazil, but in India we have to accept the switch without any price benefit. Then why ethanol is being used? So ethanol produces less carbon dioxide, it has a very high octane number, and therefore it is favored in high performance sports cars thanks to its anti-knock properties, higher power potential, better cooling effect. But Indian car makers are saying that this high RON value could eventually allow them to design engines with higher compression ratios, extracting better mileage from higher ethanol blends. But it remains a future possibility, okay, and it's not a current reality. So the problem also is at the level of automobile manufacturers. Except some automobile manufacturers, no, many of them are not yet ready for the transition towards higher ethanol blends. Okay, so the users of those automobile manufacturers are facing the problem. Government is also planning to move beyond E20, and of course E85 is also there. But remember that it is 20 rupees cheaper than E20, and it is meant only for flex fuel vehicles, not your ordinary vehicles. Auto insiders are saying that jump from E20 to E25 would be difficult because it would have a bigger impact than E10 to E20 transition, especially for older engines and two-wheelers. This transition would require car makers to undertake fresh engineering work around engine calibration, fuel system durability, corrosion resistance, and material compatibility. So we have to learn from Brazil uh, how they introduce this transition of fuel from normal petrol to ethanol blended fuel. Today, at almost every Brazilian fuel pump, consumers can choose between blended fuel and non-blended fuel, and even E100, that is for flex fuel vehicles. E100 is about 25 to 35% cheaper than lower blended petrol. There is also price incentive, which made flex fuel cars hugely popular in Brazil. Okay. So the next topic is Global Passport Index. This topic is important for international relations. India's rankings in the Global Passport Index has slipped to 125th spot, one rank drop from last year. So Global Passport Index ranks passports not only on the ease of international travel but also on the benefits that they receive for living, working, and investing in other countries. It is published by Global Citizen Solutions. It draws on quantitative data from various international institutions and multilateral organizations. And this year, the strongest passports belong to Sweden, Switzerland, Finland, Germany, Denmark, and Netherlands. So the next topic is India Handmade. This topic is important for our economy section. India's traditional handloom and handicraft sector is finding stronger foothold in the digital economy through India Handmade, which is a government-backed, dedicated digital marketplace, and it brings together India's handloom and handicraft traditions into the online economy. It has been developed by Digital India Corporation for the Ministry of Textiles, and the objective is to provide a platform for Indian handloom weavers and handicraft artisans to sell their traditional products online. So this allows these weavers and artisans to sell their products directly to consumers, reducing their dependence on intermediaries. It also equips the sellers with digital tools and greater online visibility. So the next topic is Chief Labour Commissioner Central. This topic is important for our governance section. So Chief Labour Commissioner Central organizations continues to strengthen labour welfare through sustained awareness programs. So this organization for the Chief Labour Commissioner is known as Central Industrial Relations Machinery. It is an apex organization within the central government. It works under Ministry of Labour. So it was set up on the recommendations of Royal Commission on Labour in 1945. It was then charged mainly with duties of prevention and settlement of industrial disputes, enforcement of labour laws, and promote welfare of workers in industrial establishments falling within the sphere of central government. So the next topic is National Highways and Logistics Management Limited. This topic is important for our governance section. Union Minister for Road Transport and Highways has reviewed the progress of key infrastructure projects being implemented by NHLML. So NHLML is a 100% owned company of the National Highways Authority of India. It is responsible for spearheading initiatives like which are aimed at improving transport logistics, infrastructure, and asset monetization. Okay. So the next topic is Changpa community. This topic is important for your social issues. Recently, Ladakh Lieutenant Governor has taken decisions for improving the livelihoods of indigenous Changpa pastoral communities. They are semi-nomadic people. They are found mainly in the Changthang region of the Trans-Himalayas of Indian subcontinent.
They are nomads who have been shepherding their world-class Pashmina goats for centuries. They are basically Buddhists, and they have been granted official status in India as scheduled tribes. So the next topic is Mahabodhi Temple. This topic is important for our agriculture section. Mahabodhi Temple has received donations worth nearly 2 crore in a 6-day census of donation boxes. So it's an ancient Buddhist temple located in Bodh Gaya, Bihar, on the banks of Niranjana River. It is one of the 4 most sacred sites of Buddhism. Apart from that, Lumbini, Sarnath, and Kushinagar are there. The original temple was constructed by the Mauryan Emperor Ashoka. This temple was heavily restored in 19th century by Myanmar Buddhists and later by British archaeologist Alexander Cunningham. And this temple was recognized as the UNESCO World Heritage Site in 2002. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.